19वीं विधानसभा के लिए चुनाव पूरे चरम सीमा पर है। ऐसे में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। छठवें चरण में अम्बेडकर नगर का चुनाव होना है। इस समय चुनावी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलम खान, सूचना न्यूज़ एडिटर। कार्यक्रम आमना सामना में आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टांडा प्रत्याशी इरफान पठान साहब। इरफान पठान साहब से हम आपकी डायरेक्ट बात कराएंगे, सीधी बात कराएंगे, सीधे सवालों की बौछार करेंगे और देखते हैं कि वो अपना जवाब बेबाकी से देखते हैं या नहीं। तो आइए मुलाकात कराते हैं इरफान पठान, टांडा प्रत्याशी MIM। आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात शुरू करते हैं हम सबसे पहले आपके शिक्षा से शुरू करते हैं कि कितनी शिक्षा आपकी है, एजुकेशन क्या है आपका? देखिए, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, BSc ग्रेजुएट, और उसके बाद मैंने MBA में एडमिशन लिया। पर सर्कमस्टेंसेस जो है कुछ बदलनी, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। अब रही बात एजुकेशन में, मैं हर जगह फिलअप कर रहा हूँ कि मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और ये शिक्षा मैंने बाहर जा कर के हासिल की है। और इसके बाद भी बहुत सारे कोर्सेज, छोटे मोटे कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो ये मेरी जो है क्वालिफ़िकेशन है। तो मित्रों, जैसा कि आपने जाना कि आपकी शिक्षा हाई एजुकेटेड है, इसमें कोई बट नहीं है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका पालन पोषण किस परिवेश में हुआ है। आपका पालन पोषण किस परिवेश में हुआ है? देखिए, पालन पोषण की जहाँ तक बात है, मैं इसी शहर का पैदा हुआ और मेरे बाप दादा भी इसी शहर के रहने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के शहर के लोग मेरे ख़ानदान से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं कि किस मिजाज और किस नेचर के लोग रहें। जी। मेरे दादा से लेकर के मेरे बाप, मेरे चचा हर वक्त गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वही जज्बा आज उनके जो मेरे अंदर, उसी की हेरिडिटी पाई जाती है और मैं इसीलिए जो है आज भी ऐसी पार्टी को चुना, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीबों के लिए, बेबसों के लिए, बेसहारों के लिए संघर्ष कर रही है। आपके परिवार में कोई राजनीतिक में रहा है? नहीं, मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा है। तो फिर राजनीति में आने का विचार आपने कहाँ से किया? देखिए, राजनीति में आने का विचार वहाँ से आया जब मुझे 2013 में 3 मार्च को राम बाबू हत्याकांड होता है और मुझे फर्जी तरीके से प्रशासन द्वारा फंसाया जाता है। मेरी प्रताड़ना, मेरे परिवार की प्रताड़ना ने मुझे राजनीति में आने पे मजबूर कर दिया। मैं अकेला सोचा करता था कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ प्रशासन इस तरीके से कर सकता है तो कमज़ोर असहाय लोगों के साथ क्या होता होगा। यही सोच करके मैं राजनीति में कदम रखा और मैंने सोचा कि राजनीति में सिर्फ यही मेरा मकसद होगा कि कमज़ोर, बेबस और बेसहारों का सहारा बनना, ताकि उनको प्रशासन या शासन किसी तरीके से प्रताड़ित ना कर सके। यही उद्देश्य लेकर के मैं आया। जैसा कि आपने सोचा कि आपने राम बाबू हत्याकांड का जिक्र किया है, तो मैं बताता चलूं कि राम बाबू हत्याकांड में आपका नाम प्रमुख रूप से आया था। इस मामले में क्या कहना चाहें? क्या है मामला राम बाबू हत्याकांड का? आपसे क्या रिलेशन इनका? देखिए, राम बाबू हत्याकांड से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पहली चीज़, ये प्रशासन की मनगढ़ंत कहानी है। FIR जो दर्ज कराई गई थी वो अज्ञात में कराई गई थी, चूँकि प्रशासन अंधेरे में तीर चला रहा था और मुझको उस वक्त प्रशासन को एक हाईलाइटेड चेहरा चाहिए था। चूँकि मेरा नाम उस टाइम भी सुर्खियों में रहा करता था हर मसले को लेकर के, तो मुझे प्रशासन ने ये उठा करके उस जो माहौल गर्म था उसको शांत कराने के लिए उन्होंने एक अच्छा विचार अपने मन में पैदा किया होगा कि इसको उठा लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, चूँकि हाईलाइटेड चेहरा है तो लोग ये समझेंगे कि यहाँ सही खुलासा हो गया प्रकरण का। जबकि हकीकत तो ये है कि प्रशासन ने जितने मुलजिमों को इसमें भेजा, टोटली वो फेक मुलजिम है, कोई सही मुलजिम नहीं है। हकीकत है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राम बाबू हत्याकांड में आपको साजिशन फंसाया गया? जाहिर सी बात है, सपा की गवर्नमेंट थी, उसमें सपा विधायक का नाम उछल रहा था, मेरा भी नाम उछल रहा था, उसमें और 2 लोगों का नाम उछल रहा था, लेकिन प्रशासन ने सारे लोगों की गाज उठा करके मेरे ऊपर गिरा दी और मुझको बुला करके फंसाया गया। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं से गिरफ्तार किया गया या कुछ भी किया गया, मुझको बुला करके, उसके बहुत से गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं। तो लेकिन अब मसला ये है, चूँकि बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, तो इतना ही जानिए कि प्रशासन जब मेरे जैसे लोगों को प्रताड़ित कर सकता है या मेरे जैसे लोगों को उठा करके फर्जी केस में जेल भेज सकता है, तो किसी के साथ भी प्रशासन कुछ भी कर सकता है। दर्शकों को बता दूं कि राम बाबू हत्याकांड बहुत ही चर्चित हत्याकांड है। 3 मार्च 2013 को ये कांड हुआ था। उसके बाद
यहाँ की विधायक श्रीमती संजू देवी विधायक बनी थी, जो राम बाबू की पत्नी है। तो अब हम अगला सवाल लेते हैं कि राजनीति का कैरियर आपने शुरू किया तो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन सब पार्टियों को छोड़कर आपने MIM क्यों ज्वाइन किया? देखिए, मैं चूँकि राजनीति में मेरा परिवार भले ही नहीं रहा, लेकिन मैं राजनीति पे बहुत पैनी नज़र रखता था। मैंने समाजवादियों को भी देखा, बहुजन समाज की पार्टी को भी देखा जो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है, और मैंने कांग्रेस के भी कार्यकाल को महसूस किया और कुछ वक्त मैंने देखा भी। मैंने देखा कि ये सारी पार्टियाँ सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम कर रही हैं, मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। लेकिन जब मुसलमान लीडरशिप खड़ी करने की बात आती है, मुसलमानों को आइन के अकॉर्डिंगली हक देने की बात आती है, तो ये पार्टियां कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखाई देती हैं। वो चाहे सचर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें मुसलमानों को दिखाया गया कि दलित से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है, वो चाहे कुंटू कमीशन की रिपोर्ट आई, वो चाहे रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई, इन सारी रिपोर्टों के बाद भी कांग्रेस कार्यकाल में उनको लागू नहीं किया गया। तो यानी जाहिर सी बात है, अब रही बात कि इन्हीं लोगों ने बीजेपी को पाल पोस करके बड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है, ये वो तल्ख सच्चाई है जिसको एक जुम्मन टाइप का मुसलमान जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, यही हकीकत है। दर्शकों को बता दूं कि ये जो प्रोग्राम आप आमना सामना सूचना न्यूज़ पर देख रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें कोई कट पिट कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा आपके सामने पेश करूंगा। अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे कि आप दबंगई से लोगों की ज़मीन कब्जा करते हैं, लोगों पर दबंगई करते हैं। आपकी एक जो पिक्चर पेश की गई समाज में, वो एक दबंग नेता के रूप में पेश की, क्या है मामला? मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि ये आप इसको चलाएंगे, तो मैं अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर को और अपने मोहब्बत करने वालों को और सभी जानना चाहते हैं, जो आपके विरोध भी करते हैं उनको भी आप बताइए, सबको बताइए। जी जी, मैं हकीकत बता दूं कि बोहतान लगाना तो बहुत आसान है, किसी पे भी आरोप मढ़े जा सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि पूरे ज़िले से एक शख्स ला करके कोई खड़ा करके बता दे कि इरफान पठान ने किसी के साथ अपशब्द बात की हो, ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, या किसी का हक मारा हो, या किसी के साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की हो या बदसलूकी की हो, या अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाया। अब रही बात दबंगई की, अगर मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ना दबंगई है तो हाँ, मैं दबंग हूँ। अगर बेबसों के लिए लड़ाई लड़ना दबंगई है, या दबंगई से चढ़ करके थाने कोतवाली में बात करना दबंगई है तो हाँ, मैं दबंग हूँ। लेकिन अगर कोई ये शख्स मेरे ऊपर ज़मीन कब्जे का या तमाम ऐसे बोहतान लगाते हैं, तो मैं उसको इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वो एक शख्स लेकर के आए जिसकी ज़मीन मैंने एक बिस्सा नहीं, एक धुर भी अगर कब्जा की हो तो सियासत से उसी दिन संन्यास ले लूंगा। ये तल्ख सच्चाई मैं आपसे बयान कर रहा हूं। राजनीति के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? राजनीति के माध्यम से मेरा सीधा सा एक मकसद है, खिदमत खल्क करना। मैं चाहता हूँ कि मुझको अल्लाह इतनी इस्तात दे, इतनी क़ुव्वत दे कि मैं किसी परेशान को अपने दरवाजे से वापस ना कर सकूं। अगर मेरा दुश्मन भी मेरे दरवाजे पे आकर के खड़ा हो और इंसाफ की भीख मांगे या इंसाफ की गुहार लगाए, तो अल्लाह इतनी इज़्ज़त, इतनी क़ुव्वत दे कि मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं। जैसा कि इरफान पठान ने कहा कि राजनीति का मकसद, इनका मकसद खिदमत खल्क यानी कि समाज की सेवा करना है। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि इरफान पठान साहब टांडा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मूल रूप से टांडा नगर के मोहल्ला छज्जापुर के रहने वाले हैं, और कोविड-19 के दौरान आपने बहुत ही सराहनीय काम किया था, जिसकी प्रशासन ने भी सराहना की, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी की। तमाम आपने लोगों को रसद पहुंचाने का काम किया, लोगों को मेडिकल पहुंचाने का काम किया, तमाम मेहनत आपने किया, गैस सिलेंडर भी पहुंचाने का काम किया, जिसकी क्षेत्र में तमाम सराहना हुई। हम सब लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा, इन्होंने लोगों की मदद की। लेकिन इस बीच में भी लोगों ने कहा कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो हम सीधा सवाल इनसे लेते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि आपने कोरोना काल में लोगों की मदद किया, कहाँ से? देखिए, मैं आज इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं कि ये हकीकत है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था जिस अंदाज़ में मैंने मदद की। मैंने शुरुआत ज़रूर की अपने से, अपने लोगों के साथ मिल कर के, लेकिन बाद में मेरी मदद के लिए देश विदेश से भी हाथ आए, देश विदेश से भी मुझे सहारा दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं
जिस नीयत के साथ उतरा था उस महाज पे, अल्लाह ने उसी तरीके से मेरे जाननिसारों को, मेरे मोहब्बत करने वालों को, मुझे चाहने वालों को मेरे पीछे लगाया और मैंने एक ज़बरदस्त तरीके से 40 दिन तक रसद वितरण किया, पूरे विधानसभा में किया। जहाँ जहाँ से नीडी लोगों की फ़ोन कॉल्स या पर्चियाँ आती रहीं, वहाँ वहाँ मेरी अनाज की गाड़ी पहुँच करके सबको अनाज का वितरण करती रही, पहुँचाती रही। इसमें ये लोग जहन से निकाल दें कि मैंने टोटली जो है अपने पैसे से किया था। हाँ, शुरुआत मैंने ज़रूर अपने पैसे से की थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पीछे मददगार बहुत सारे खड़े थे जो मेरे काम को देखते हुए, सराहते हुए, कोई 10 बोरी अनाज, कोई 5 बोरी अनाज, कोई 5,000 रुपया, कोई 10,000 रुपया, इस तरीके के बहुत सारे, मैं बहुतों के नाम भी उन्होंने छिपाने के लिए मुझसे कहा, तो मैंने छिपा करके भी लिखा। आज तक वो नाम कोई जान नहीं पाया। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोग आरोप लगाते रहे कि इरफान पठान के पास बहुत पैसा आता है, वो कहाँ से पैसा लाते हैं। उन्होंने आप लोगों के सामने खुल के बात बताई कि कोरोना काल के दौरान इन्होंने खिदमत कल का जो बिगड़ा उठाया, उस बिगड़े में तमाम लोगों ने इनकी मदद की, जिसकी क्षेत्र में सराहना होती रही। अब हम अगला सवाल आपसे लेते हैं राजनीतिक मामले में कि किस किस राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपका गठबंधन हुआ है। देखिए, सबसे पहले जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अयूब अंसारी साहब हैं, और हमारी पार्टी जो है हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इन लोगों का गठबंधन है और इसी गठबंधन के तहत हम लोग जो है जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग इसको सराह भी रहे हैं। गठबंधन कुछ हुआ था, टूट भी गया। हाँ, एक पार्टी हमारे साथ आई थी, बीएमपी करके एक पार्टी थी, जिसका टांडा में कोई जनाधार नहीं था, तो उससे इसलिए टूट गया कि वो मेरे ख्याल से या तो वो संघ परिवार से मिल कर के आई थी या समाजवादी से मिल के आई थी। वो हर उस सीट को मांग रही थी जिस सीट पे एमआईएम ने मेहनत की थी, जिस सीट पे एमआईएम ने ज़मीनी स्तर पे काम किया था। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से आप सीट मांगोगे, एमआईएम की मेहनत को आप कैश कराना चाहोगे। ख्याल से बहुजन मुक्ति पार्टी, हाँ, बहुजन क्रांति मोर्चा करके, बहुजन मुक्ति मोर्चा या क्रांति मोर्चा, बीएमपी, हाँ, वामन विश्राम साहब की। तो मैं इसीलिए मेरे सदर मोहतरम ने वो गठबंधन से उनको अलग कर दिया। लेकिन आरोप है कि 30 या 33 सीटों पर आप जबरदस्ती गठबंधन होने के बावजूद आपकी पार्टियां वहां चुनाव लड़ाना चाह रही थी। देखिए, जाहिर सी बात है, गठबंधन शर्तों पे होता है। जी। किसी भी पार्टी से होगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं से गठबंधन रखेगी जिस पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शर्तें मानी जाएंगी। कोई भी अपने घर को किसी को नहीं देना चाहता। जिस घर को उसको सजाया, संवारा, बनाया, उसको कोई किसी के दूसरे के हवाले बैनामा नहीं करेगा। इसी तरीके से टांडा सीट को लेकर के भी विवाद था, और बीएमपी पार्टी यानी बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी टांडा सीट पे बगैर संगठन से, बगैर गठबंधन से समझे अपना प्रत्याशी उतार देने की वजह से इस गठबंधन में दरार आ गई। यही तल्ख हकीकत है इसकी। तो पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से भी आपका गठबंधन है? जी, पीस पार्टी के जो है जनाब डॉक्टर अयूब साहब हैं उसमें, और जाहिर सी बात है डॉक्टर अयूब साहब का गठबंधन उलमा काउंसिल से है, तो ये तो माना ही जाना चाहिए कि भाई इन लोगों का आपसी गठबंधन हो चुका है। लेकिन पीस पार्टी के यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जैसे जिला उपाध्यक्ष अख्तर साहब है, वो कह रहे हैं हम आज़ाद पार्टी समाज के साथ हैं। देखिए, जो जिला उपाध्यक्ष अख्तर साहब हैं, इनसे आज मेरी चुन्नू सलमानी से इस टॉपिक पे बात हो रही थी। चुन्नू सलमानी डॉक्टर अयूब साहब के बहुत करीबी हैं और यहाँ के जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी। तो उन्होंने साहब कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वायरल भी कर दूंगा उसको। उन्होंने कहा कि इनका पीस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अख्तर साहब का पीस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको भी मुहैया करा दूंगा। ये लोग सीटों को बेच रहे हैं, सीटों का सौदा कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती पीस पार्टी, चूंकि ये मौजूदा वक्त में पद पे है और चुनाव के वक्त पद से हटाया नहीं जा सकता, उसी का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए जो है मेरी खुल करके पूरी इस टॉपिक पे बात हुई। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। रही बात एक शख्स के बयान देने या बयान जो है तो क्या ऐसा माना जाए कि आपको डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, देखिए, जो डर है और जो खौफ है वो सिर्फ इरफान पठान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। तो दर्शकों बता दूं कि जैसा कि आपने कहा कि पीस पार्टी से आपका गठबंधन है, तो पीस पार्टी के लोग इनके साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीस पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से इनके साथ नहीं हो सकते हैं। हम अब बड़ा सवाल ये लेते हैं कि विधानसभा का चुनाव जारी है, यहाँ टांडा से आप एमआईएम के प्रत्याशी हैं, लेकिन ये राजनीति में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? आप जीत रहे हैं तो कहाँ से जीत रहे हैं? क्या समीकरण है? कैसे लोगों को बताएंगे कि आप जीत रहे हैं? ऑलरेडी जो हम लोगों ने ज़मीन पर देखा, वो
भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब इनका नाम ले रहे हैं। आप कहाँ पर हैं ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा आलम जी कि आपने शायद पूरी तरीके से टांडा विधानसभा का होमवर्क नहीं किया जी। अगर आप किए होते तो जाहिर सी बात है आज पहले ज़बान पे आप नाम जो आता वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आता। मैं आज भी 2500 किलोमीटर पैदल चला हूँ गांव-गांव में, और इस तरीके का जो रुझान मैंने आज से पहले किसी सियासी पार्टी का नहीं देखा। आज जिस गांव में इरफान पठान या उनकी गाड़ियां या उनके जो है टीमें दाखिल होती हैं, वो गांव का गांव पूरा ये कहता हुआ दिखाई देता है या सुना है। मेरे लाइव चल रहे हैं, आप देखिएगा जिस अंदाज में मेरे साथ गाँव के लोग निकल पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मोहब्बत आज से पहले सियासत में किसी को नहीं मिली थी जो अल्लाह ने मुझको नसीब फरमाई है। तो मैं अपने उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह मतलब मुझको वो ताकत अता कर दे कि जो मैं मजलूमों के आंसुओं की तर्जुमानी उस ऐवान असेंबली में कर सकूं, वहाँ पहुँच करके लोगों को बता सकूं कि मजलूम पे उठने वाली एक एक उंगली मेरे निशाने पे होगी। दर्शकों, मैं आप सभी को फिर बता दूं कि इरफान पठान साहब से हमारी आमना सामना में मुलाकात कल होनी थी, लेकिन कल हमने इनसे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किया। उस समय हमारा सर्वर डाउन हो गया था। सर्वर डाउन होने के कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना कट पेस्ट के आपके सामने पेश किया जाएगा। अब हम लेते हैं कुछ सवाल। जैसा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने सवाल पूछा, तो हम चाहते हैं कि उन सवालों का भी आप बेबाकी से जवाब दें, ताकि जो सवाल आ रहे हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, आपको देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने पंपलेट में साहब लिखा रखा है। किसी साहब ने हमसे बताया कि फेसबुक नहीं, आपने कल ये सवाल किया तो मैंने इसको सर्च आउट किया। मेरे कुछ पंपलेट में ये गलतियां थी। बाद में मेरा ये पंपलेट आपके सामने है, इसको दुरुस्त कर लिया गया। और इस पंपलेट को चूंकि वो प्रिंट की गलती थी और वो जहाँ से जो छपवाया गया था उसने बगैर इसको डेमो दिए ही छाप दिया था। तो जाहिर सी बात वो मिस्टेक थी, बाई चांस हुआ था। लेकिन अब ये आपके सामने पंपलेट मौजूद है, इस पर देख लीजिए, सारी चीज़ें एकदम एज इट इज़ हैं। बहुत अच्छा। आपने जिस भी दर्शक ने सवाल पूछा था उनको ये जवाब मिल चुका होगा। अभी हमारे हाथ में जो पंपलेट है इसमें कोई साहब नहीं लिखा है। आपने कहा कि प्रेस की गलती हो सकती है, उसे तत्काल सुधार लिया गया। अगला सवाल हम लेते हैं। किसी भाई ने कहा कि आपके संगठन के लोग बदजुबानी करते हैं, लोगों को बिरयानी खोर कहते हैं, दरी बिछाने वाला कहते हैं, तो ऐसी बदतमीजी, ऐसी अशब्द भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, रही बात, चूँकि इससे पहले मुसलमान तमाम नामनियात दीगर सेकुलर पार्टियों में था जी। सियासी शऊर ना होने की वजह से और एक जज्बाती होने की वजह से ऐसे अल्फाज बयान हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब मजलिस ताकत में आएगी तो जाहिर सी बात है, जब इंसान के अंदर ताकत होती है, जब किसी पेड़ पे फल लग जाते हैं तो पेड़ की डालियाँ खुद ब खुद झुक जाया करती हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी धीरे धीरे जो है ख़त्म होंगी। क्योंकि अभी क्या है कि लोग जज्बात से जुड़े हुए हैं, लोग अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे आंसुओं की तर्जुमानी करने वाला पैदा हो जाए। तो इसीलिए कुछ अल्फाज ऐसे जो है अशोभनीय अल्फाज, अधिकांश युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहावत भी है आलम साहब कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो जाहिर सी बात है, युवा जब हमारे साथ है तो हम तो आज की डेट में 75% चुनाव जीते बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी बात एक घूम कर चली गई। हमने एक सवाल आपसे रखा था लेकिन वो बात दूसरी तरफ मुड़ गई थी। सवाल हमारा ये था कि चुनाव आप कैसे जीत रहे हैं, किस परिवेश में जीत रहे हैं, क्या आपका कैसे सिस्टम? देखिए, हम बता दें, चुनाव यहाँ ये मुस्लिम बाहुल से क्षेत्र है, टांडा विधानसभा। यहाँ नियर अबाउट 1,40,000 मुस्लिम वोटर हैं। अब रही बात कि हमारे साथ कुशवाहा साहब का गठबंधन है। मैं मौर्या समाज में जा रहा हूँ, कुशवाहा समाज में जा रहा हूँ, मैं खुद वर्कआउट कर रहा हूँ। 70 से 80% कुशवाहा समाज ये कसम खा के कह रहा है कि मैं वोट दूंगा तो अपने बाबू सिंह कुशवाहा की ही गठबंधन को दूंगा। और इसके लिए बाज़ लोग भगवान की मूर्ति पे हाथ रख के, मेरे सामने मेरे पास फोटोज मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भैया हम एक तरह से कसम खा रहे हैं वो कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नफ़रत की राजनीति को पसंद करते हैं, जो नफ़रत की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, वो ज़रूर बीजेपी में जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो उनकी तादाद तो यहाँ तो बताया जा रहा है लोग समाजवादी और बहुजन समाज की तरफ मुस्लिम समाज जा रहा है। देखिए, ये तो होता है कि आँख बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं होता।
ये तो वो लोग बोल रहे हैं ना जो कभी आंख बंद करके सोचते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। दावा यही किया जा रहा है कि समाजवादी और बहुजन समाज के साथ यहाँ मुसलमान बट रहा है। देखिए, बहुजन समाज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी समाजवादी पे भी मैं जवाब दूंगा। बहुजन समाज की जो बात आप कर रहे हैं, जो गौस अशरफ साहब टिकट ले आए हैं 1.5-2 करोड़ रुपए का, पहली चीज तो वो कौम का ये कहाँ से आ गया 1.5-2 करोड़? नहीं, मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ। मैं एविडेंस है आपके देखिए, पास? मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं कि ना मेरा कायद विदाउट एविडेंस बात करता है और ना उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी विदाउट एविडेंस बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पैसे के धन बल पे चुनाव लड़ रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी ये जानती है, और मुस्लिम ही नहीं, दलित कम्युनिटी भी ये जानती है कि धन बल पे चुनाव लड़ने वाला कभी जनता का हितैषी नहीं हो सकता, कभी जनता के फेवर की बात नहीं कर सकता। आपने सोशल मीडिया का गौस अशरफ का वो बयान सुना कि जो कब्रस्तान के मुतवल्ली होते हुए सीना पीट करके कह रहे थे कि मैं मुतवल्ली हूं, मैं जो चाहूंगा फैसला लूंगा। तो जनता ये जानती कल का ये आदमी विधायक हो जाएगा तो सीना पीट के कहेगा कि मालिके कुल कह रहे थे, मुतवल्ली ही मालिके कुल का मतलब क्या हुआ? मालिके कुल का मतलब कि मैं जो फैसला लूंगा, मैं मतलब अथॉरिटी हूं, डिसीजन मेकर हूं। तो कल का अगर जनता आपको विधायक चुन देगी तब भी अगर जनता के साथ जाती होगी तो कहोगे कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। दर्शकों को बताता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सबाना खातून के पति गौस अशरफ साहब हैं, जिनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने उस मामले में अपना जवाब दिया जो फेसबुक पे अपलोड भी किया गया था, लेकिन फिर भी हम उनसे इस सवाल का जवाब उनसे आमना सामना कार्यक्रम में अवश्य लेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो सोशल मीडिया पे किसी ने बात किया था कि शिक्षा में आपका क्या प्रोटोकॉल, क्या सिस्टम रहेगा, शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो है ध्येय, जो है, जो लक्ष्य है, जो मोटो है, जो गोल है, वो यही है कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जी। क्योंकि एजुकेटेड आदमी ही सवाल पूछ सकता है, अनएजुकेटेड आदमी सवाल नहीं, वो चापलूसी करेगा, वो गुलामी कर सकता है, वो मजदूरी कर सकता है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अनएजुकेटेड के बस की कोई बात नहीं है। हाँ, जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसके जहन में तमाम तरीके से सवाल आएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे कायदे मोहतरम ने मुझसे बातें की हैं, उन्होंने खुद अभी सोशल मीडिया पे भी बयान आया है, सोशल मीडिया के अखबारात में भी बयान आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बयान आए हैं कि जहाँ जहाँ से मेरा MLA जीतेगा वहाँ सबसे पहला काम होगा एजुकेशन और हेल्थ। तो ये आपने बिहार में देखा, 5 MLA जीते हैं, वैसी हॉस्पिटल बन रहा है। आपने बिहार में देखा कि 5 MLA जीतने के बाद जो बंद पड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो उसकी ब्रांच थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वो चालू कर दी गई। तो ये हम एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरीके से मतलब उसके लिए अवेयर हैं। मतलब कहीं से हम ये चाहते हैं यहाँ मौजूद गरीब तबकात के बच्चे जो 10 साल 12 साल के होते ही लूम में डाल दिए जाते हैं, या दलित के बच्चे 10-12 साल होते हुए होटलों पे चाय के गिलास धुलते हुए दिखाई दिए जाते हैं, इन लोगों की एजुकेशन की बेहतरीन व्यवस्था की जाए। उसके लिए हम सरकार पे निर्भर नहीं हैं, वो हमारे कायदे मिल्लत और नकीबे मिल्लत ये खुद अपने वहाँ से फंड भेज करके इंशाअल्लाह ताला टांडा में वो चीज़ कायम करने के लिए वादा कर चुके हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि टांडा की आवाम इस चीज़ को समझे कि कोई गरीब का बच्चा या बच्ची या दलित का बेटा या बेटी बगैर एजुकेशन के इंशाअल्लाह ताला मजलिस का विधायक होने के बाद यहाँ नहीं रहेगा। जिस भी दर्शक ने सवाल किया था कि शिक्षा पे आपका क्या है, तो शिक्षा पे आपने सुना कि इरफान पठान ने बड़ी बेबाकी से कहा कि शिक्षा उनका मूल उद्देश्य होगा। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ पर इनका प्रमुख रूप से इनके ऊपर संगठन की तरफ से भी इशारा किया गया है। अब हम बुनकर नगरी की बात करते हैं। हम बुनकर नगरी से बिलोंग करते हैं, बुनकरों के उत्थान की बात करते हैं, तमाम बातें बुनकरों की जाती है। समाजवादी पार्टी ज़्यादा दावा करती है कि हमने बुनकरों के लिए बहुत कुछ किया। बुनकरों के लिए क्या आपके पास है नीति? देखिए, यहाँ चूँकि मैं बुनकरों के बीच में पला बड़ा, मेरे घर में भी लूम चलता है, मेरे चचा के वहाँ सैकड़ों लूम चलते हैं, मेरे छोटे चचा के वहाँ भी 40-50 लूम चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बुनकरों की हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ। बुनकरों की तकलीफ़ मेरे दिल में बसती है, पहली चीज़, क्योंकि मैं बुनकरों के बीच में ही पला बड़ा और उठा बैठा। आज भी मेरे बुनकर ऐसे साथी हैं जिनसे एक फ्रीली माहौल होता है, जो टांडा की लैंग्वेज में जिनसे जब बात होती तो मोहब्बत झलकती है मुझको उसमें। उससे हम उर्दू अल्फाज में नहीं बात करते, उससे यहाँ की लैंग्वेज में बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, की लैंग्वेज का एक अलग मजा है, एक अलग मज़ा दिखाई देता है, तो उसमें मोहब्बत झलकती है, तो वो अच्छा लगता है। अब रही बात कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जब ऐवान असेंबली में बैठेंगे, और मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर मुझको भेजा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा पहला सवाल
अगर वहाँ पे उठेगा तो अपने बुनकर भाइयों के लिए उठाऊंगा ऐवान असेंबली में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से वादा कर रहा हूँ कि पहला इशू जो उठाया जाएगा वो बुनकर नगरी में अपने बुनकर भाइयों के दुख दर्द तकलीफ के लिए उठाया जाएगा। उसके बाद कोई सवाल उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी पहला उद्देश्य है। बहुत खूब आपने बताया कि बुनकरों के उत्थान के लिए क्या करना है। चूँकि आप बुनकर नगरी में पले बढ़े हैं, यहीं से आपने राजनीतिक करियर शुरू किया है, इसलिए बुनकरों के उत्थान के लिए आपने कहा कि विधानसभा जाते ही सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बुनकरों के मामले में ही होगा। अब बड़ा सवाल हम लेते हैं और ये आखिरी सवाल हमारा होगा। MIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्या है बीजेपी की टीम? बी टीम क्यों कहा जाता है? आलम साहब, एक तीर से कितने शिकार किए जा सकते हैं? जी बताएं। मतलब एक तीर से आप कितने शिकार कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। ये आज कितने शिकार का मर्तबे किया जाएगा? कभी 2014 में किया गया हमारा उसी से शिकार, 2017 में किया गया, 2019 में किया गया, अब 2022 में भी उसी से हमें को शिकार करेंगे। बहुत हो गया। बीजेपी की बी टीम बता दूं कौन है? जी बिल्कुल। बीजेपी की बी टीम समाजवादी और बसपा पार्टी है। बसपा का वीडियो वायरल है कि बसपा ने बीजेपी को जिताने के लिए 300 करोड़ में सौदा किया, जो पेपर में मेरे पास कटिंग मौजूद है। रही बात समाजवादी पार्टी, आरएसएस के फुल्ली एजेंडे पे काम कर रही है। आपने देखा कि 5 विधानसभा यहां मौजूद है। कितने मुसलमानों को दे दिया टिकट अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने, यही गौस अशरफ चंद दिनों पहले अखिलेश यादव का गुणगान किया करते थे, अखिलेश यादव को अपना मसीहा मानते थे, अखिलेश यादव की तारीफ करते थकते नहीं थे। और जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये दीवाल कूद करके दूसरे पाले में जाकर के खड़े हो गए और मायावती उसको जिंदाबाद कर रहे हैं जिस मायावती ने बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए 2002 के दंगे के बाद जाकर के गुजरात में नरेंद्र मोदी का प्रचार किया। इसी मायावती ने, कितनी फोटोज मैं आपको दिखा दूं, आरएसएस के संगठन के साथ मीटिंग करते हुए इसकी फोटोज वायरल हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और मुसलमान अब अवेयर है, समझ रहा है, हर चीज को पहचान रहा है। उसको दोस्त और दुश्मन की परख हो गई। लेकिन हाँ, चंद मफाद परस्त, चंद नफ्सियाती तस्कीन हासिल करने वाले मुसलमान आज भी इन सेकुलर पार्टियों की गोद में सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनको थाने की दलाली करनी है, उनको अवैध खनन करना है, किसी को और ठेकेदारी की दलाली करनी है। इसीलिए वो पाला बदलते रहते हैं कि जिसकी सरकार दिख रही है, ये हवा आने वाली है। मेरे भी पाले में अभी 2 लोग थे, आए थे चरमैनी उपचुनाव लड़ने, लेकिन जैसे देखा कि सरकार अब तो हमको ठेकेदारी करनी है और सरकार बनेगी सपा की, भले ही राम मूर्ति यहां ना जीते तो वो सपा के पाले में जाकर के खड़े हो गए, लाल टोपी लगा। कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं सपा में, क्या चरमैनी की नीयत के लिए कर रहे हैं? देखिए, उनको दलाली और ठेकेदारी की नीयत से कर रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हो? उनको ये अंदेशा लग रहा है कि समाजवादी की सरकार आएगी, जबकि ये उनकी वो सच्चाई है कि वो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि दुनिया में सरकार किसकी आएगी? सरकार देखिए, बगैर परिवर्तन भागीदारी मोर्चा के किसी की नहीं बननी है। यानी आप सरकार का हिस्सा हो? हम सरकार का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला 100% होंगे। बगैर हमारे किसी की सरकार बननी नहीं है। ये हकीकत है। इसको आज जनता समझ ले और नहीं तो 10 तारीख के बाद। मीम पार्टी को जो बी टीम कहा जाता है, तो इस पे आपको कहना है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी बी टीम है? जाहिर सी बात है, खुली तौर पे बताइए, समाजवादी ने क्यों नहीं मुसलमान को यहां से टिकट दिया? वो यतीम बच्चा जो अखिलेश यादव की चौखट पे दर भटक रहा था, अजीमुल हक पहलवान मरहूम साहब का, मुसाब अजीम, उसको लात मार करके किनारे कर दिया, जिसका हक था टिकट पे। मैं तो चाहता था कि मेरा आमना सामना मुसाब अजीम से चुनाव में होगा, मैं मान करके बैठा था कि मुसाब अजीम से होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मुसाब अजीम साहब सपा छोड़े, आज सांसदी 2024 में मैं लड़ा दूंगा उनको, और जिता करके यहां से लेकर के वो ऐवान असेंबली में ना बैठे। सूचना न्यूज की तरफ के सहारे से आप निमंत्रण दे रहे हैं? मैं निमंत्रण दे रहा हूं, खुले तौर खुले मन से निमंत्रण दे रहा हूं कि मुसाब अजीम साहब उस चौखट को छोड़िए जिसने आपके साथ धोखा किया। आइए अपने महल में, अपनी कुटिया में आइए। ये आपका बड़ा भाई आपसे वादा करता है कि आप ऐवान असेंबली नहीं, आपका भाई इस चैनल के माध्यम से वादा करता है कि ऐवान पार्लियामेंट में आपको 2024 में इंशाअल्लाह ताला बैठा दूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा। जितनी ताकत इरफान पठान के अंदर है, अपने भाई को ऐवान पार्लियामेंट में भेजने के लिए झोंक दूंगा। तो आपने सुना कि इरफान पठान साहब ने कितनी बेबाकी से जवाब दिया है। बीजेपी की बी टीम कहने पर आपने डायरेक्ट कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बी टीम है। MIM को बदनाम करने के लिए इन्हें बी टीम कहा जा रहा है।
इनका कहने का सीधा उद्देश्य है कि इनके एक प्रतिनिधित्व को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपके ऊपर दबंगई का आरोप लगता रहा, इस बारे में भी आपने बेबाकी से जवाब दिया। दोस्तों बता दूं कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो कार्यक्रम हम आपको नहीं दिखा सके थे, इस कार्यक्रम को पुनः हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बिना कट पेस्ट के आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए। फिर जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम में। धन्यवाद।